नमस्कार, मैं सारिका मुंदड़ा प्रस्तुत हूँ कक्षा 6 का पाठ पहला लेकर जूही हिंदी पाठमाला का भूल गया है क्यों इंसान। ये हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी हुई एक कविता है। कविता की ओर बढ़ने से पहले जरा इन तस्वीरों पर नजर डालिए। इन तस्वीरों में आपको बहुत अलग अलग सी चीजें दिख रही होंगी इनकी वेशभूषा में, कि सबका अलग अलग वेशभूषा है। एक गांव में भी जैसे अलग अलग तरह की वेशभूषा, अलग अलग देशों की वेशभूषा, लोगों के जो रंग हैं वो अलग अलग हैं। लेकिन फिर भी इनमें जो ये विविधता आपको दिख रही है, लेकिन इसके बावजूद भी इनमें समानता क्या है? समानता ये है कि सबके पास दो आंखें हैं, नाक है, हाथ है, दिमाग है। हम लोग जो मनुष्य हैं उन सब में बहुत विविधताएं हैं, बहुत अलग अलग हमारी सोच है, अलग हमारा जीने का तरीका है। लेकिन फिर भी हम सब में कोई बात ऐसी है जो हम सबको एक साथ जोड़ती है कि हम सब एक जैसे हैं। तो ये जो कविता है भूल गया है क्यों इंसान, इसमें हरिवंश राय बच्चन जो इसके कवि हैं, और अगर आप लोग परिचित नहीं हो तो आपको और आसानी के लिए मैं बता दूं कि हरिवंश राय बच्चन अमिताभ बच्चन के पिता हैं। अमिताभ बच्चन को आप लोगों में से बहुत लोग जानते होंगे। तो उनके पिताजी जो हैं वो कवि थे और ये उनकी कविता है। इस कविता के माध्यम से कवि इंसान को या हम लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों में बहुत बहुत विविधताएं हैं जिनको हम हमेशा याद रखते हैं। लेकिन इंसान ये एक चीज भूल गया है कि हम सबकी जो काया, हमारा सबका जो शरीर है वो मिट्टी का बना हुआ है। मतलब कि हम सब इस जीवन में आए हैं और एक दिन हम सबको मरना है, मृत्यु हमारी तय है। तो हमको ये चीज याद रखनी चाहिए। और हम सब पर नभ की निर्मल छाया, मतलब ये जो आसमान है हमारे सबके ऊपर है और हम सब इस धरती पर रहते हैं और कोई भी यहाँ पर कोई विशेष वरदान लेकर नहीं आया है। ऐसा नहीं है कि किसी को कोई बहुत विशेष पावर दी गई हो, स्पेशल शक्तियां दी गई हो। ऐसा किसी के साथ नहीं है। हर इंसान अपने जीवन में संघर्ष करता है, आगे बढ़ता है। सबके तकलीफ होती है, सुख का होता है अनुभव होता है, दुख का अनुभव होता है। तो हरिवंश राय बच्चन जी इस कविता के माध्यम से और आगे क्या कहना चाह रहे हैं ये हम पढ़ते चलेंगे। हरिवंश राय बच्चन, जैसा कि मैंने आपको एक समझने के लिए बताया कि ये अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं, लेकिन इनकी खुद की जो रचनाएं हैं, इनका जो खुद का ज्ञान है, जिसके लिए खुद एक जाने माने व्यक्तित्व के या जाने माने कवि के रूप में जाने जाते हैं। और आप देख सकते हैं कि इनको पुरस्कार, जो पद्म भूषण सम्मान भी इनको मिल चुका है। और सबसे जो आश्चर्य की बात अगर हम कहें कि इन्होंने अंग्रेजी विषय में एमए किया और अंग्रेजी साहित्य में पीएचडी की, लेकिन इन्होंने जो रचनाएं की हिंदी में, वो हिंदी साहित्य की बहुत ही महत्वपूर्ण धरोहर मानी जाती है। कि इंग्लिश में बहुत ज्ञान होने के बावजूद भी इन्होंने जो अपना जो रचना कर्म है वो हिंदी में किया। ठीक है। और इनका नाम इसलिए आज हम कह देते हैं कि ये अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं, क्योंकि अमिताभ बच्चन को बहुत लोग जानते हैं आज की जनरेशन में। लेकिन इनकी खुद की एक पूरी शख्सियत है जिसको लोग अच्छे से जानते हैं, जो पहले के लोग हैं। और हिंदी साहित्य में इनका एक अलग से पूरा अध्ययन किया जाता है कि जहाँ इनकी रचनाओं के बारे में बात की जाती है। तो आज कविता को समझने के लिए मैंने चार चार पंक्तियां, फिर उसमें जो कठिन शब्द आ रहे हैं वो लिए हैं, और फिर उन चार पंक्तियों का भावार्थ। इस तरीके से हम कविता को पढ़ते जाएंगे। ठीक है। तो पहली चार पंक्तियां हैं। भूल गया है क्यों इंसान, सबकी है मिट्टी की काया, सब पर नभ की निर्मल छाया, यहाँ नहीं कोई आया है ले विशेष वरदान, भूल गया है क्यों इंसान। अब इसमें जो कठिन शब्द आए हैं वो भी मैंने यहाँ पे लिखे हैं कि काया का अर्थ क्या होता है? शरीर। हमारा जो शरीर है उसको काया भी कहते हैं। निर्मल मतलब पवित्र, जिसमें कोई गंदगी ना हो। ठीक है। किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं हो, उसको हम कहते हैं निर्मल या पवित्र। इंसान मतलब हम लोग, मनुष्य। विशेष मतलब मुख्य या खास, स्पेशल। कोई स्पेशल चीज होती है तो उसको हम कहते हैं विशेष। वरदान मतलब ईश्वर जब हमें कोई आशीर्वाद देते हैं उसको हम कहते हैं वरदान। जैसे आपके माता पिता आशीर्वाद देते हैं तो हम उसके लिए आशीर्वाद शब्द प्रयोग करते हैं, लेकिन ईश्वर जब कोई आशीर्वाद देते हैं तो उसके लिए हम कहते हैं वरदान या आशीष, उसको कहते हैं। ठीक है। नभ मतलब आसमान, आकाश। ठीक है। अब इन पंक्तियों में कवि कहना क्या चाह रहे हैं? कविता का माध्यम जो है उसमें कवि कह रहे हैं कि इंसान ने अपने असली स्वरूप को भुला दिया है। उसका असली स्वरूप क्या है? कि उसका शरीर एक मिट्टी का बना हुआ है जो कि स्थायी नहीं है।
ठीक है ना। हर व्यक्ति जन्म लेता है और उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन वो इस स्वरूप को भुलाकर उसको वो कुछ इस तरीके से रहने लगा है कि उसको जीवन भर यहाँ रहना है। उस हिसाब से उसका व्यवहार होता जा रहा है, आचरण होता जा रहा है, लालच बढ़ता जा रहा है। तो कवि उस ओर संकेत करते हुए कहते हैं कि हम सब का जो जीवन है वो स्थायी नहीं है, और पता नहीं क्यों इंसान ने ये चीज भुला दी है। दुनिया भर में जितने भी प्राणी हैं, सबका जो हमारा मूल स्वरूप है वो एक जैसा है। हम सब में से कोई भी ऐसा नहीं होगा कि जिसको कोई सुख होने पर खुशी ना हो, कोई तकलीफ हो तो उसको दुख ना हो। सबको ये जो अनुभव है एक जैसे होते हैं। और यहाँ पर इस पृथ्वी पर, इस धरती पर कोई भी व्यक्ति कोई खास वरदान या आशीर्वाद लेकर नहीं आया है कि ईश्वर ने उसको कुछ बहुत स्पेशल पावर्स के साथ यहाँ पर भेजा हो। हर किसी को एक जैसा भेजा है। ठीक है। अगली 4 पंक्तियां। धरती ने मानव उपजाए, मानव ने ही देश बनाए, बहु देशों में बसी हुई है एक धरा संतान, भूल गया है क्यों इंसान। इसके कठिन शब्द पे एक बार नजर डालते हैं। मानव मतलब मनुष्य, बहु मतलब बहुत या अधिक या एक से ज्यादा होना। कोई चीज जैसे आप नहीं पढ़ते एक वचन और बहुवचन, तो एक से जब ज्यादा की हम बात करते हैं तो उसको कहते हैं बहुत। धरा मतलब धरती। तो देखिए ये जो चित्र आपको दिख रहा है, इस चित्र के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जो हमारी धरती थी वो पहले एक ही थी, लेकिन मनुष्य ने क्या किया, उसको अलग अलग देश बना दिए। अलग अलग, पहले तो महाद्वीप, फिर महाद्वीपों में अलग अलग देश। इस तरीके से मनुष्य ने क्या किया, विभाजन करना शुरू किया। विविधता के आधार पर एक विभाजन उसने स्टार्ट किया। तो कवि यहाँ पर इसी बात की ओर हमारा ध्यान कर रहे हैं कि मनुष्य का जन्म इस प्रकृति की ही देन है, इस धरती से ही उसका जीवन चलता है। मगर मनुष्य अपने स्वार्थ में इतना अंधा हो गया है कि उसने इस धरती को देशों में बांट दिया, और वो भूल गया है कि इतने अलग अलग देशों में बटे होने पर भी उसका स्वरूप जो है वो समानता लिए हुए है। कवि परेशान है कि मनुष्य ऐसा क्यों हो गया है। कवि यहाँ पर ये ध्यान हमारा इस ओर लेके जाना चाहता है कि मनुष्य ने ये जो किया है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं किया है। और आज अगर हम देखें तो कई जो युद्ध हैं या कोई जो लड़ाइयां हैं, इन सब के पीछे की एक बहुत बड़ी वजह यही है कि हम लोग ये भूल जाते हैं कि सामने वाला भी हमारी ही तरह एक इंसान है। तो अगर हम इस तरीके से थोड़ा सोचने लगे तो शायद हम कई तकलीफों से बच सकते हैं, कई लड़ाइयों से बच सकते हैं। तो कवि का ध्यान इसी और यहाँ पर है। देश अलग हैं, देश अलग हों, वेश अलग हैं, वेश अलग हों, मानव का मानव से लेकिन अलग न अंतर प्राण, भूल गया है क्यों इंसान। तो देखिए यहाँ पे फिर से जो कठिन शब्द हैं, वेश मतलब हमारी वेशभूषा, पहनावा। जैसे हम देखते हैं कि हमारे ही देश में अगर हम बात करें तो हम अगर दक्षिण की तरफ जाएं तो उनका थोड़ा अलग पहनावा है, गुजरात की तरफ जाते हैं तो अलग है। तो हमारा जो वेशभूषा है, जो हमारा ड्रेसिंग है, उसमें भी हमें अंतर दिखेगा अलग अलग। अलग मतलब भिन्न, डिफरेंट डिफरेंट होना, डिफरेंट होना एक दूसरे से। ठीक है। अंतर प्राण मतलब हमारा मन या हमारा हृदय। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि क्या कहना चाह रहे हैं कि इंसान ने अलग अलग देश बना लिए, चलो बना लिए, ठीक है, लेकिन उसने वेशभूषा भी अलग अलग रख ली। ठीक है, उसने वेशभूषा अलग अलग रख ली, लेकिन फिर भी मानव इस बात को झुटला नहीं सकता कि उसके मन में जो भावनाएं होती हैं, दुख को लेकर, खुशी को लेकर, सुख को लेकर, ये सारे भाव जो हैं उसके समान होते हैं। उसको कहने के लिए भाषाएं अलग अलग हैं हमारे पास, उसको व्यक्त करने के लिए कोई हिंदी में बोलेगा, कोई इंग्लिश में बोलेगा, कोई गुजराती में बोलेगा, कोई जर्मन में बोलेगा, कोई फ्रेंच में बोलेगा। ऐसे जो भाषाएं हैं वो अलग अलग हो सकती हैं अपने आप को व्यक्त करने के लिए, लेकिन जो उसके जो सुख और दुख के जो भाव हैं, जो उसको फीलिंग होती है, वो एक समान होती है। कवि यहाँ पर ये इशारा करना चाह रहा है। ठीक है। प्रस्तुत कविता में कवि हरिवंश राय बच्चन ने इस बात की ओर संकेत किया है कि चाहे मनुष्य ने संपूर्ण वसुधा को, संपूर्ण धरती को, संपूर्ण पृथ्वी को अलग अलग देशों में बांट दिया है, विभक्त कर दिया है, मगर अगर वो थोड़ा भी ध्यान से सोचे तो उसका जो मूल स्वरूप है वो एक जैसा है। उसकी मूल संवेदनाएं, उसको जो महसूस होता है वो सब कुछ समान ही है। चाहे उसकी अभिव्यक्ति का माध्यम जो है वो अलग अलग है। अभिव्यक्ति का माध्यम मतलब भाषा, जिसमें वो बात करता है, अपने जो फीलिंग है उसको शेयर करता है, वो माध्यम अलग अलग हो सकता है, लेकिन उसकी जो मूल भावनाएं हैं वो सब एक समान है। तो ये बात मनुष्य को सदैव याद रखनी चाहिए। ऐसा यहाँ पर कवि कहना चाह रहे हैं कि हम सब एक हैं। इसी प्रकार से अगर हम भारत की बात करें, भारत में देखिए आप कई कल्चर से, कई तरह की संस्कृतियां हैं हमारे भारत देश में।
लेकिन फिर भी हम सारे जो भारत देश के वासी हैं, हमारे मन में जो एक भाव है कि हम सब एक आपस में एक दूसरे के साथ रहें, अच्छे से रहें, भाईचारे से रहें। तो यही भावना की ओर कभी ध्यान दिलाना चाहते हैं कि ये बात हमें भूलनी नहीं चाहिए कि हम सब एक हैं। अब चलते हैं थोड़ा अभ्यास की ओर कि कविता हमने पढ़ ली, अभी भाषा के ज्ञान की ओर और अभ्यास की ओर हम चलते हैं। तो ये जो कुछ मैंने प्रश्न यहाँ पर दिए हैं कि दिए गए शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए, और अगला प्रश्न है कि दिए गए शब्दों में से शुद्ध शब्द पर गोला लगाइए। जैसे मीठी, मिट्टी, मीठी। अब इनमें से कौन सा सही तरीके से लिखा जाएगा हिंदी में, इनमें आपको ये ढूंढना है और कौन सा सही होगा वो लिखिए और चेक कीजिए कि आपने क्या ठीक लिखा है कि नहीं लिखा है। इस स्लाइड के माध्यम से आप अपने उत्तर चेक कर सकते हैं। आपने जो पहले स्लाइड में प्रश्न की थे उनको आपने सॉल्व किया है, अगर हल किया है तो आप अपने उत्तर यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या आपने उसको सही किया है हल, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। कुछ प्रश्न और उनके उत्तर यहाँ पर मैं दोनों आपको दे रही हूँ कि इस कविता के कवि का नाम क्या है, क्या नाम है, ठीक है। तो उत्तर भी है आपके सामने, हरिवंश राय बच्चन। कविता में मिट्टी की काया का प्रयोग किसके लिए किया गया? तो मिट्टी की काया का प्रयोग हुआ है मनुष्यों के लिए। हमारा जो शरीर है वो मिट्टी का बना हुआ है, ऐसा कवि ने कहा है यहाँ पर। अब हमारा पाठ यहीं पे समाप्त होता है। प्रश्नोत्तर भी हमने थोड़े यहाँ पे अभी चर्चा की। अब आपको जो कार्य करना है वो है कि हरिवंश राय बच्चन का जीवन परिचय ढूंढें, खोजें और उनके बारे में लिखें, और उनकी कोई प्रेरणा प्रदान करने वाली कोई अन्य कविता भी लिखिए, उसको याद कीजिए और इस कविता को भी कंठस्थ करने की कोशिश कीजिए। और दूसरा कि भारत के किन्हीं 5 राज्यों के नाम लिखें और उनकी भाषा और वेशभूषा लिखें। मतलब उनकी भाषा और वेशभूषा जो भी है अलग अलग। देखिए हमारे राज्य जो है देश में अलग अलग राज्य हैं, उनकी अलग अलग वेशभूषा है, अलग अलग भाषा है, लेकिन ये सदैव याद रखना है कि फिर भी हमारा जो भारत देश है वो एक है। तो आपको जो 5 राज्य हैं उनकी जानकारी इकट्ठी कीजिए कि उनमें क्या क्या अलग है और क्या क्या समान भी है। कौन सी ऐसी चीजें हैं भाषा में, जो कोई ग्रंथ है जो दूसरी भाषा में भी है और इस भाषा में भी लिखे हुए हैं। तो इस तरीके से वो जो भाषाएं अलग अलग होने के बाद भी हम एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, क्योंकि उनमें जो भाव है उन भाषाओं में वो समान आते हैं। तो यहीं पर ये पाठ खत्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।